हेलो बच्चों, हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का नेक्स्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड नाम है लीवर। आइए बात करते हैं लीवर की। अगर बात की जाए तो सबसे पहला पॉइंट आता है लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी। इसे बोला जाता है लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी। नेक्स्ट पॉइंट आता है बेटा, इसका जो वेट होता है एनसीईआरटी के हिसाब से 1.2 टू 1.5 केजी। इसकी अगर पोजीशन की बात करें बच्चों, तो पोजीशन ये कहां पर सिचुएटेड होता है, तो इन द एब्डोमिनल कैविटी, इन एब्डोमिनल कैविटी। थोरैक्स और एब्डोमेन में से एब्डोमिनल कैविटी में होता है, और दूसरा मतलब डायफ्राम के नीचे होगा। एब्डोमिनल कैविटी का मतलब ही हो गया कि बिलो डायफ्राम होगा, और अगर बिलो डायफ्राम है तो राइट या लेफ्ट साइड आपको बताना पड़ेगा। तो आपको मालूम है कि जो स्टमक है वो जे शेप का बैग लाइक स्ट्रक्चर जो लेफ्ट साइड होता है, और लीवर जो है वो राइट साइड होता है। तो आपको ध्यान रखना है ऑन राइट साइड, ऑन राइट साइड। तो इसकी पोजीशन जो होगी वो एग्जैक्टली एब्डोमिनल कैविटी में डायफ्राम के नीचे राइट साइड पे प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट अगर बात की जाए बेटा, तो लीवर जो है वो बना होता है किन चीजों से और कैसे काम करता है डाइजेशन में, ये हम लोगों को देखना है। पहला पॉइंट जो होगा लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी, दूसरा होगा इसका वेट 1.2 टू 1.5 केजी, तीसरा होगा इसका पोजीशन बिलो द डायफ्राम इन एब्डोमिनल कैविटी ऑन राइट साइड। अब बात करते हैं यहां पर कि जो लीवर है बेटा, वो लीवर बटा होता है किसमें, हेपेटिक लोब्स में। यहां पर दो हेपेटिक लोब्स होते हैं। तो जो लीवर है वो बना होता है हेपेटिक लोब से, और इन हेपेटिक लोब में, हर एक हेपेटिक लोब में और भी छोटे छोटे लोब्यूल्स होते हैं। तो ये बना होता है हेपेटिक लोब्यूल से, और हेपेटिक लोब्यूल्स ही जो है यही स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लीवर होती है। तो हेपेटिक लोब्यूल्स आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लीवर। और खास बात यह है बच्चों कि ईच हेपेटिक लोब्यूल, हर एक हेपेटिक लोब्यूल इज कवर्ड बाय ए फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, दैट इज व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। तो हम कहेंगे कि हर एक हेपेटिक लोब्यूल कवर बाय सीथ, कवर बाय सीथ, और सीथ जो बनी होगी WFCT मतलब व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, और इस सीथ ऑफ व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू को हम लोग कहते हैं ग्लीसंस कैप्सूल। नाम जरूर ध्यान रखिएगा, यहां पर आएगा ग्लीसंस कैप्सूल। मतलब हर एक हेपेटिक लोब्यूल इज सराउंडेड बाय ए व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू sheath that is called the Gleason's capsule. ओके, अब हमने ये कहा कि यहां पर अगर पोजीशन की बात की जाए बच्चों, तो ये इस तरीके से आप डायफ्राम दिखा सकते हैं, और यहां पर इस तरीके से ऑन राइट साइड यहां पर आप लीवर दिखा सकते हैं, और इसमें भी आप ये कह सकते हैं कि दो लोब हैं, और इसके अंदर भी बहुत सारे छोटे छोटे क्या होंगे, लोब्यूल्स होंगे, और यही स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होते हैं। और यहां पर हर एक लोब्यूल यहां पर सराउंडेड होता है ग्लिसंस कैप्सूल से, जो कि व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है। अब सवाल ये कि इनके अंदर क्या होता है, तो यहां पर अंदर जाके जब देखा जाएगा तो यहां पर मिलती हैं हेपेटिक सेल्स। तो यहां हेपेटिक लोब्यूल्स आर कंसिस्ट ऑफ हेपेटिक सेल्स, ये बनी होती हैं मेनी हेपेटिक सेल्स, और यही हेपेटिक सेल्स सेक्रीट
यहां पर यही सेक्रीट करती हैं, सेक्रीट बाइल जूस, सेक्रीट बाइल जूस। अब सवाल ये कि लीवर में हेपेटिक सेल ही रिलीज करती है बाइल जूस को, और हेपेटिक सेल्स जो होती हैं वो अरेंज्ड इन फॉर्म ऑफ कॉर्ड। कॉर्ड का मतलब क्या होगा? रस्सी, रस्सी नुमा स्ट्रक्चर में ये अरेंज्ड होती हैं, और यहां पर सेक्रीट बाइल जूस और पास थ्रू बाइल डक्ट। यहां पर पास थ्रू हेपेटिक डक्ट, क्या बोलेंगे? पास थ्रू बाइल ले जाने वाली डक्ट मतलब हेपेटिक डक्ट, लीवर से निकल रही है तो यहां पर हेपेटिक डक्ट। ये 3 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं कि हेपेटिक सेल जो है वो बाइल जूस रिलीज करती है अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ कॉर्ड, और तीसरी बात ये है कि उस बाइल जूस को हेपेटिक डक्ट के माध्यम से ही पास आउट किया जाता है। कहां जाएगा ये हेपेटिक डक्ट के थ्रू ये बाइल जूस? ड्यूडेनम में, जहां पर इंटेस्टाइनल जूस, पैंक्रियाटिक जूस और बाइल जूस तीनों मिलकर डाइजेशन को एसोसिएट करते हैं। तो बच्चों बेसिकली हमें एक तो लीवर का स्ट्रक्चर, लेकिन हमारा मेन मकसद है इसका कि आखिरकार डाइजेशन में इसका क्या रोल है। तो हम अपने काम की चीज पा चुके हैं और यहां पर आ गया है बीजे। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि पिछले वीडियोस को अगर आपने ढंग से देखा होगा तो उसमें आपको पता चला होगा एक तो सैलिवरी ग्लैंड और दूसरा एक पता चला होगा गैस्ट्रिक ग्लैंड। सैलिवरी ग्लैंड ने रिलीज किया था सैलिवरी जूस और गैस्ट्रिक ग्लैंड ने रिलीज किया था गैस्ट्रिक जूस। इन सबके कंपोनेंट और फंक्शन हम लोगों ने पढ़ लिए हैं, और यहां पर ये सैलिवरी जूस इन द बकल कैविटी और ये गैस्ट्रिक जूस इन द स्टमक, दोनों के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो यहां पर जिन लोगों ने नहीं देखा है उसको जाके पिछला वीडियो आप जरूर देखें बेटा, उसमें इसके बारे में बताया गया है। और गैस्ट्रिक जूस की अगर बात करें तो ये स्टोमक के अंदर हम लोगों ने बात की है, और स्टोमक के बाद जस्ट जब आप आते हैं तो इंटेस्टाइन पहुंचते हैं। लेकिन हम लोग एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड में पहला पढ़े सैलिवरी ग्लैंड, दूसरा पढ़े हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड, और तीसरा पढ़ रहे हैं बेटा लीवर, और चौथा पढ़ेंगे पैंक्रियाज। चौथे नंबर पे पढ़ेंगे पैंक्रियाज, जो कि आपने काफी कुछ एंडोक्राइन पढ़ा भी है। और 5वें नंबर पे पढ़ेंगे इंटेस्टाइनल ग्लैंड। क्या पढ़ेंगे? इंटेस्टाइनल ग्लैंड। तो आप बताओ यहां पर 5 डाइजेस्टिव एसोसिएटेड ग्लैंड्स हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें से लीवर की बारी है। अब बात ये आई कि आखिरकार ये बाइल जूस क्या क्या चीजों को रखता है और किन किन चीजों से मिलकर बना होता है। सबसे पहली बात ये है बच्चों कि बाइल जूस की जो पीएच होती है वो अल्कलाइन होती है। सबसे पहला पॉइंट कि ये अल्कलाइन होता है, और अल्कलाइन में 7.4 से 7.8 तक रखते हैं बाइल जूस की पीएच को। नेक्स्ट आता है इसका कंपोनेंट। कंपोनेंट की बात करें अगर बच्चों तो सबसे पहले यहां पर पाए जाते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, यहां पर होते हैं बाइल पिगमेंट्स। और आपने नाम सुना होगा बाइल पिगमेंट्स में 2 आएंगे, एक आएगा बिलीरुबिन और दूसरा आएगा बिलीवर्डिन। एक आएगा बिलीरुबिन और दूसरा आता है बिलीवर्डिन, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन। नेक्स्ट इसके अलावा पीएच अल्कलाइन हो गया, बाइल पिगमेंट हो गए, कौन कौन से? बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन। इसके अलावा आते हैं बच्चों बाइल साल्ट्स। क्या आएंगे? बाइल साल्ट्स। और आता है इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट कोलेस्टेरॉल, कोलेस्टेरॉल। और इसके अंदर आएगा बच्चों फॉस्फोलिपिड। क्या आएगा? फॉस्फोलिपिड्स, फॉस्फोलिपिड्स आएंगे, कोलेस्ट्रॉल आएगा, बाइल साल्ट आएगा, बाइल पिगमेंट आएगा, पीएच अल्कलाइन होगा। और खास बात और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इसके अंदर कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं पाया जाता है, कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता है। तो ये बात सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नो एंजाइम। और खास बात बाइल जूस जो है एक्टिवेट द लाइपेज, पैंक्रियाटिक लाइपेज को यहां पर एक्टिवेट्स लाइपेजेस, ये जो है लाइपेजेस को एक्टिवेट करता है। अगर आपको याद हो तो जब आप देखेंगे तो स्टोमक के अंदर जो स्मॉल अमाउंट में गैस्ट्रिक लाइपेज था वो एसिडिक नेचर की वजह से फंक्शनल नहीं था,
और जैसे ही वो इंटेस्टाइन में आएगा बाइल जूस अपने एल्कलाइन मीडियम में उसे एक्टिवेट कर देगा। और पैंक्रियाटिक लाइपेज के लिए तो वर्क करता ही है, तो लाइपेजेस को ये एक्टिवेट करता है। और लाइपेजेस को एक्टिवेट करके बेसिकली ये क्या करता है, फैट इमल्सिफिकेशन, हेल्प इन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। तो यहां पर हेल्प इन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स, या फिर आप बोल सकते हैं फैट इमल्सिफिकेशन। तो इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स में हेल्प करता है। अब आप कह सकते हैं कि सर ये इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स टर्म क्या है? इमल्सिफिकेशन का मतलब कि फैट को स्मॉल मिसल्स में तोड़ना, मतलब फैट को छोटे छोटे पार्ट में तोड़ना। तो यहां पर ब्रेकिंग ऑफ फैट इन स्मॉल मिसल्स, इसी ब्रेकडाउन को ही हम लोग कहते हैं क्या, इमल्सिफिकेशन। बेसिकली अगर फैट का ये अमाउंट है तो यहां से हम लोगों ने इसको छोटे छोटे मिसल्स में तोड़ दिया, दैट इज कॉल्ड द इमल्सिफिकेशन। तो बच्चों यहां पर लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी है, 1.2 से 1.5 केजी है। एब्डोमिनल कैविटी में, मतलब डायफ्राम के नीचे एब्डोमिनल कैविटी में राइट साइड है। 2 हिपैटिक लोब हैं एक लीवर में, उसमें हर एक हिपैटिक लोब में बहुत सारे लोब्यूल और वही स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट, हर एक लोब्यूल ग्लिसन्स कैप्सूल से कवर्ड है। और जो हिपैटिक लोब्यूल्स बने हुए हैं वो बेसिकली बने हुए हिपैटिक सेल से, जो कि रस्सी या कॉर्ड के फॉर्म में अरेंज है और रिलीज करती है बाइल जूस, जिसे हिपैटिक डक्ट के थ्रू इंटेस्टाइन में भेजा जाता है। और यहां बाइल जूस के अंदर, बाइल जूस के बारे में पढ़ना है तो बाइल जूस का पीएच अल्कलाइन 7.4 है। बाइल पिगमेंट बिलिरुबिन, बिलिवर्डिन पाए जाते हैं। बाइल साल्ट, कोलेस्टेरॉल, फॉस्फोलिपिड और कोई भी एंजाइम, स्टार मार्क अगर किया जाए तो यहां पर कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता है। और क्या काम है, लाइपेजेस को एक्टिवेट करता है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट में हेल्प करता है। इमल्सिफिकेशन क्या होता है, ब्रेकिंग ऑफ फैट इनटू द स्मॉल मिसल्स। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो बेसिकली अब लीवर क्या रिलीज करेगा, बाइल जूस। तो हम यहां लिख सकते हैं कि यहां पर लीवर जो है वो बीजे को रिलीज करेगा, और बीजे जो है वो यहां पर कहां आएगा, बीजे हिपैटिक डक्ट के थ्रू, यहां पर बीजे जो है हिपैटिक डक्ट के थ्रू ये पहुंचेगा कहां, इन स्मॉल इंटेस्टाइन, और वो भी कहां पर, सबसे पहले ड्यूडेनम। कहां पर, ड्यूडेनम में। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो बेसिकली अगर बोला जाए तो क्या सिनेरियो होगा, इसे आप एक बार देख लें और लिख लें। अगला जो है पैंक्रियाज और इंटेस्टाइनल ग्लैंड के बारे में बच्चों आएगा, लेकिन उसके पहले हम देखेंगे कि लीवर किस तरीके से अपने पोर्शन को, जो भी यहां पर लीवर बना रहा है बाइल जूस, उसको स्टोर और कंसंट्रेट करने के लिए एक और पार्ट होता है। तो देखिएगा यहां पर नेक्स्ट हम लोग पढ़ रहे हैं बेटा गॉल ब्लैडर। क्या पढ़ेंगे, गॉल ब्लैडर। और ब्लैडर वर्ड खुद ही बता रहा है कि ये मस्कुलर सैक है। ये क्या है, मस्कुलर सैक लाइक स्ट्रक्चर है, और मस्कुलर सैक है। और ये गॉल ब्लैडर जो है स्टोरेज एंड कंसंट्रेशन ऑफ द बाइल जूस। तो इसका काम जो है वो है स्टोरेज प्लस कंसंट्रेशन, स्टोरेज प्लस कंसंट्रेशन ऑफ बाइल जूस। बाइल जूस जो कि लीवर में बनता है, उस लीवर के थ्रू, हिपैटिक डक्ट के थ्रू, यहां पर ये लीवर है, ये लीवर से कहां भेज दिया जाएगा बाइल जूस को, बाइल जूस वाया हिपैटिक डक्ट ये पहुंच जाएगा गॉल ब्लैडर में, जो कि एक मस्कुलर सैक है। इसका काम है स्टोरेज और कंसंट्रेशन ऑफ बाइल जूस। और जब भी इसको रिलीज करना होगा तो रिलीज बाइल जूस, रिलीज बाइल जूस, ये बाइल जूस को रिलीज कर, क्योंकि लीवर का काम बहुत सारा है तो हमेशा वो बाइल जूस के चक्कर में ही नहीं पड़ा रहेगा, वो अपना स्टोर करा देता है कहां, गॉल ब्लैडर में। जैसे जैसे काम पड़ता है वैसे वैसे बाइल जूस ये रिलीज बाइल जूस वाया सिस्टिक डक्ट,
अब आप ध्यान रखिएगा कि यहां पर जो डक्ट होगी गॉल ब्लैडर से निकलने वाली वो कौन सी होगी बच्चों, सिस्टिक डक्ट। लीवर से जो आएगी वो कौन सी होगी, लीवर से जो निकलेगी वो कौन सी होगी, हिपैटिक डक्ट। और यहां गॉल ब्लैडर से जो निकलेगी वो क्या होगी, सिस्टिक डक्ट। तो ये है पूरा का पूरा मामला एक बेसिक लीवर के बारे में। और सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए जो है वो है क्या, बाइल जूस। कोई एंजाइम नहीं है तो इसका डायरेक्ट रोल कोई भी डाइजेशन में नहीं है, लेकिन इनडायरेक्ट रोल तो डाइजेशन में है भाई, तो इसलिए इसका बेसिक ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बेटा पैंक्रियाज। नेक्स्ट आएगा पैंक्रियाज। और पैंक्रियाज की अगर बात करेंगे तो ये मिक्स्ड या फिर कंपाउंड या फिर हेट्रोक्राइन ग्लैंड है। यहां पर इंडोक्राइन में हम लोगों ने पढ़ा भी है। हेट्रोक्राइन का मतलब है दो पार्ट होता है बेटा, एक तो होता है एक्सोक्राइन पार्ट और दूसरा होता है बच्चों इंडोक्राइन पार्ट। आप सब जानते हैं इंडोक्राइन पार्ट जो है नियरली 1% होता है और यहां 1 to 2 बिलियन सेल से बना होता है, और एक्सोक्राइन पार्ट जो है वो 99% होता है। यहां पर ये बना होता है एसिनी सेल से, मेड अप ऑफ एसिनी सेल्स। यहां पर ये बना होता है आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, ये सब आपने पढ़ा हुआ है। और यहां पर ये जो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस हैं, यहां पर ये दो तरीके से, एक तो अल्फा सेल्स और दूसरी बीटा सेल्स। बीटा सेल्स रिलीज करती है इंसुलिन हार्मोन, अल्फा सेल्स रिलीज करती है ग्लूकागॉन हार्मोन। ये दोनों के दोनों जो हैं वो हार्मोन है, जिसे हम लोगों ने केमिकल कोऑर्डिनेशन में अच्छे से पढ़ लिया है। नेक्स्ट पार्ट आता है बेटा एक्सोक्राइन पार्ट, 99% है, एसिनी सेल से बना हुआ है और ये यहां पर रिलीज करता है, यहां रिलीज करेगा, रिलीज पैंक्रियाटिक जूस, पीजे। और पीजे का मतलब है पैंक्रियाटिक जूस। अब पैंक्रियाटिक जूस के बारे में हमें पढ़ना है, लेकिन उसके पहले इसकी पैंक्रियाज की लोकेशन के बारे में अगर पूछा जाए तो इसकी जो लोकेशन है बच्चों वो होती है सी इन बिटवीन लिम्स ऑफ, इन बिटवीन लिम्स ऑफ सी शेप। एनसीईआरटी कई जगह पुराने एनसीईआरटी में यू शेप भी है, सी शेप ड्यूडेनम, सी शेप ड्यूडेनम के इन बिटवीन लिम्स ऑफ सी शेप ड्यूडेनम। मतलब आप यूं समझिए अगर ये सी शेप ड्यूडेनम है तो यहां पर ये प्रेजेंट है क्या, पैंक्रियाज। यहां पर ये प्रेजेंट है पैंक्रियाज और ये क्या है, ड्यूडेनम। तो बेसिकली हार्मोन वाला पोर्शन हमारा पढ़ा हुआ है। आ जाते हैं बेटा पैंक्रियाटिक जूस पे। सबसे पहला स्टार्टिंग पीएच जो होता है वो एल्कलाइन होता है, तो आप सबको ध्यान रखना है। गैस्ट्रिक जूस का पीएच क्या होता है 1.8 और सेलेवरी जूस का क्या होता है 6.8, बाइल जूस का क्या होता है 7.4 और यहां पैंक्रियाटिक जूस का भी हम यहां लिखेंगे बेटा 7.8। कितना लिखेंगे 7.8। अब बात आती है कि आखिरकार जो पैंक्रियाटिक जूस है उसमें क्या प्रेजेंट होंगे, एंजाइम्स। यहां पर प्रेजेंट होते हैं इनएक्टिव एंजाइम्स। और इनएक्टिव एंजाइम्स में कौन कौन होंगे जरा गौर से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इनएक्टिव एंजाइम्स की अगर बात करें
तो सबसे पहला जो आता है बच्चों वो आएगा ट्रिप्सिनोजन, बहुत अच्छे से सुनिएगा, ट्रिप्सिनोजन। फिर आएगा काइमोट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन। फिर आएगा तीसरे नंबर पे प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज, प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेजेस। और फिर आएगा एमाइलेज, लाइपेज और न्यूक्लियेसेस, एमाइलेज, लाइपेज और न्यूक्लियेसेस। तो बच्चों ये 6 पार्ट आपको ध्यान रखना है, लेकिन यहां सबसे इंपॉर्टेंट बात है इनएक्टिव एंजाइम्स। अब सवाल ये कि एक्टिव होंगे अगर ये तो कैसे, वो बताया जाए, और एक्टिव होने के बाद क्या डाइजेशन में रोल प्ले करेंगे ये बताया जाए। इसी के साथ पैंक्रियाटिक जूस पूरा खत्म हो जाएगा। तो देखिए आप फटाफट देखें, यहां पर बच्चों ये ट्रिप्सिनोजन को एक्टिव करने के लिए बहुत अच्छे से इसको सुन लीजिएगा, इंटेस्टाइनल म्यूकोसा, इंटेस्टाइनल म्यूकोसा, यहां से एक एंजाइम आता है जिसे हम लोग बोलते हैं इंटेरोकाइनेज, और यही इंटेरोकाइनेज इसे एक्टिव बनाता है और ये एक्टिव होके बन जाता है ट्रिप्सिन। ये एक्टिव हो जाता है और एक्टिव होके बन जाता है क्या, ट्रिप्सिन। और यहां पर बच्चों अब यही एक्टिव ट्रिप्सिन इस काइमोट्रिप्सिनोजन को एक्टिवेट कर देता है। मतलब ये एक्टिव ट्रिप्सिन जो है ये एक्टिवेट करता है काइमोट्रिप्सिनोजन को, और यहां पर ये बदल जाता है काइमोट्रिप्सिन में, काइमोट्रिप्सिन। तो इंटेरोकाइनेज जो कि इंटेस्टाइनल म्यूकोसा से रिलीज होगा, सवाल बहुत बार पूछा गया है, इंटेरोकाइनेज जो कि इनएक्टिव ट्रिप्सिनोजन को एक्टिव ट्रिप्सिन में बदलेगा, और यह एक्टिव ट्रिप्सिन सारे एंजाइम को एक्टिव फॉर्म में बदल देता है। तो आप ये कहेंगे कि आप यूं कह सकते हैं कि भाई ये सारे के सारे जो एंजाइम हैं इनको ये एक्टिव ट्रिप्सिन एक्टिव कर देता है। तो आप बताओ ये काइमोट्रिप्सिनोजन जाएगा काइमोट्रिप्सिन में, और प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज, प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज ये कहां जाएगा, इसे भी यही एक्टिव करेगा, ये जाएगा कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है ये कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। क्या है ये, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, ध्यान रखिएगा भैया, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है ये। तो आप बताओ ट्रिप्सिन भी प्रोटियोलाइटिक होता है, काइमोट्रिप्सिन भी प्रोटियोलाइटिक है, और कार्बोक्सी पेप्टाइडेज भी प्रोटियोलाइटिक होता है, और एमाइलेजेस को एक्टिवेट करेगा, लाइपेजेस को करेगा और न्यूक्लियेसेस को करता है। अब सवाल ये कि ट्रिप्सिन का, काइमोट्रिप्सिन का और कार्बोक्सी पेप्टाइडेज का क्या रोल है, लाइपेजेस, एमाइलेजेस, न्यूक्लियेसेस का डाइजेशन में क्या रोल है, आइए फटाफट आपको बता देते हैं। सबसे पहले अगर आपको याद हो तो स्टमक के अंदर सबसे पहले शुरुआत से अगर बात करें तो स्टमक में आने से पहले शुरुआत से जैसे ही आपने भोजन लिया, सेलेवरी जूस आया, 30% स्टार्च को वहां पर माल्टोज में कन्वर्ट कर दिया गया, डाइसैकेराइड में कन्वर्ट कर दिया, बाकी कोई डाइजेशन नहीं हुआ, सीधा वो फेरिंक्स, फेरिंक्स से गलेट, गलेट से फिर ईसोफेगस, ईसोफेगस से स्टमक आया, स्टमक में प्रोटीन का डाइजेशन हुआ और वहां पर मिल गई हमें पार्शियली हाइड्रोलाइज्ड प्रोटीन्स। तो आप बताओ जो आगे मिलेगा हमें इंटेस्टाइन में पहुंचेगा वो कौन होगा, जरा बता दो तो, पार्शियली हाइड्रोलाइज्ड प्रोटीन्स ही होंगी भाई। अब पार्शियली हाइड्रोलाइज्ड प्रोटीन्स में एक तो प्रोटीन्स रखिए, प्रोटियोजेज रखिए, प्रोटीन्स, प्रोटियोजेज और पेप्टोन्स, ये तीनों आएंगे बिल्कुल। और आप बताओ ये पार्शियली हाइड्रोलाइज्ड प्रोटीन्स को अगर हमें तोड़ना है तो हमें प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, पहले तो यहां हमें लाना पड़ेगा पैंक्रियाटिक जूस। अब पैंक्रियाटिक जूस बोले तो पीएच 7.8, और यहां पर अगर लाना है तो हम लाएंगे प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स।
अब प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स में यहां पर ट्रिप्सिन भी आएगा, यहां पर काइमोट्रिप्सिन, बहुत गौर से देखना बच्चों, काइमोट्रिप्सिन भी आएगा, और यहां पर कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, क्या आएगा, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज भी आएगा। ये तीन के तीनों प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम हैं, इस वजह से ये इसे तोड़ देंगे किसमें, डाइपेप्टाइडेजेस में। किसमें तोड़ेंगे, डाइपेप्टाइडेजेस में। तो यहां पर ये सिंपलर फॉर्म में आया, डाइपेप्टाइडेजेस में आ गया, डाइपेप्टाइडेज या डाइपेप्टाइड, सॉरी, यहां पर डाइपेप्टाइड्स में टूट गया ये प्रोटीन, डाइपेप्टाइड्स में टूट जाएगा, ठीक है। तो हमने कहा ये पॉलीपेप्टाइड ज्यादा बड़ी बड़ी चेन थी, तो इसको हमने डाइपेप्टाइड्स में तोड़ दिया है, ठीक है। पहला डाइजेशन ट्रिप्सिन का, काइमोट्रिप्सिन का और कार्बोक्सी पेप्टाइडेज का, क्लियर है, ठीक है। दूसरे नंबर पे आते हैं बच्चों, बचा हुआ 70% स्टार्च, बचा हुआ 70% स्टार्च बोले तो कार्बोहाइड्रेट। इसका डाइजेशन यहां पर आएगा कौन करने, पैंक्रियाटिक एमाइलेज। वहां पर सलाइवरी एमाइलेज कर चुका है बकल कैविटी में, कितने परसेंट, 30%, यहां पर आएगा करने, और ये इसे डाइसैकेराइड माल्टोज में तोड़ देता है, डाइसैकेराइड, यहां पर डाइसैकेराइड माल्टोज में तोड़ देता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया। नेक्स्ट आइए फैट। अब अगर बात की जाए तो यहां पर फैट की बात करें बेटा, तो फैट पे कौन आएगा, लाइपेजेस, कौन आएगा, लाइपेजेस, और वो भी कौन सा, पैंक्रियाटिक लाइपेजेस, जिसे बाइल जूस ने एक्टिवेट किया है, और ये बदल जाता है यहां पर ट्राइग्लिसराइड। किसमें बदल जाएगा, ट्राइग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड्स, और फिर बदल जाएगा डाइग्लिसराइड्स। किसमें बदल जाएगा, डाइग्लिसराइड्स, या फिर कह दीजिए ट्राई डाई और देन मोनोग्लिसराइड। किसमें आएगा, मोनोग्लिसराइड्स। तो ये आ जाएगा ट्राई डाई और मोनोग्लिसराइड। फटाफट आप देख लें, यहां पर ट्राई डाई और मोनोग्लिसराइड्स आ जाएगा भाई। देखिए फटाफट देखें, ट्राई फिर डाई फिर मोनोग्लिसराइड, क्योंकि फैट बेसिकली होता ही क्या है, ट्राइग्लिसराइड। तो हम कहेंगे ट्राई, और ट्राई के बाद डाई, डाई के बाद मोनो। तो यहां पर भी पैंक्रियाटिक लाइपेज और यहां पर भी पैंक्रियाटिक लाइपेज लग जाएगा बेटा, ठीक है। तो आप देखो आपके भोजन में क्या था, कार्बोहाइड्रेट था 70%, यहां 30% बकल कैविटी, 100% डाइजेशन हो गया, और प्रोटीन डाइपेप्टाइड्स तक पहुंच गए हैं, और यहां पर फैट। नेक्स्ट आता है बच्चों यहां पर न्यूक्लिक एसिड। क्या आएगा, न्यूक्लिक एसिड, और न्यूक्लिक एसिड के ऊपर लगेगा पैंक्रियाटिक न्यूक्लियेजेस। क्या लगेगा, न्यूक्लियेजेस, पैंक्रियाटिक न्यूक्लियेजेस, और ये टूट जाएगा न्यूक्लियोटाइड में। किसमें टूट जाएगा, न्यूक्लियोटाइड्स में, और न्यूक्लियोटाइड्स के बाद यहां पर लगेगा पैंक्रियाटिक न्यूक्लियोटाइडेसेस। क्या लगेगा, न्यूक्लियोटाइडेसेस, और ये टूट जाएगा न्यूक्लियोसाइडेज में या न्यूक्लियोसाइड्स में। किसमें, न्यूक्लियोसाइड में। एज लग जाता है तो वो एंजाइम हो जाता है। तो आप देखो इसका डाइजेशन भी मैंने आप तक पहुंचा दिया। तो बेसिक बात ये है कि पैंक्रियास मिक्स्ड कंपाउंड हेटेरोक्राइन ग्लैंड है, जो कि लिम्स ऑफ सी शेप ड्यूडेनम के बीच में पाई जाती है। दो पार्ट होते हैं, एक्सोक्राइन, इंडोक्राइन। इंडोक्राइन हम लोगों ने पढ़ लिया है जो हार्मोन के बारे में था बेटा। एक्सोक्राइन जो है वो क्या है कि यहां पर एल्कलाइन पैंक्रियाटिक जूस या पीजे रिलीज करेगा, और पीजे का 7.8 एल्कलाइन पीएच है। इनएक्टिव एंजाइम पाए जाते हैं 6, और उसको एक्टिव कैसे करते हैं ये आपने देखा। और पहले इंटेरोकाइनेज आके ट्रिप्सिनोजेन को ट्रिप्सिन में बदलेगा, और ये एक्टिव ट्रिप्सिन सारे इनएक्टिव एंजाइम को एक्टिव बनाएगा, और फिर ये डाइजेशन में रोल प्ले करेंगे, जिसमें ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करेंगे, एमाइलेज हमेशा कार्बोहाइड्रेट को, और जो लाइपेज वो हमेशा फैट को, और जो न्यूक्लियेज और न्यूक्लियोटाइडेज हैं वो न्यूक्लिक एसिड को। तो आप देखो आपके पास फाइनली आ चुका है क्या,
डाइपेप्टाइड रिजल्ट में, और यहां डाइसैकेराइड, यहां पर डाइग्लिसराइड या मोनोग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड या मोनोग्लिसराइड, और यहां पर न्यूक्लियोसाइड्स क्या आ चुके हैं, न्यूक्लियोसाइड्स। या फिर बोल सकते हैं आप, अगर यहां पर ये नहीं है, न्यूक्लियोटाइडेजेस नहीं है बेटा, तो आप ध्यान रखें केवल न्यूक्लियोटाइड्स तक ही आप तोड़ सकते हैं, लेकिन कई बार ये न्यूक्लियोटाइड्स भी टूट के न्यूक्लियोसाइड्स में बदल जाते हैं। एनसीईआरटी में ये बात लिखी हुई है, लेकिन एंजाइम आपको यही बताने हैं, तो ये बात ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, इसका मतलब ये है कि अब हमें इन सबको आगे और सिंपलर में तोड़ना है। अब हम लोग बच्चों देखने चल रहे हैं कि आखिरकार एक सीक्वेंस में आपको बता दूं कि जैसे लीवर है, और लीवर बना हुआ है किससे, यहां पर हिपैटिक लोब से बना हुआ है दो, और हिपैटिक लोब्स जो हैं वो बने हुए हैं हिपैटिक लोब्यूल से। आप सब जानते हैं, फटाफट आप देख लीजिए, हिपैटिक लोब्यूल से, और हिपैटिक लोब्यूल्स बनी हुए हैं किससे, हिपैटिक सेल से। जल्दी से देख लीजिए भाई, हिपैटिक सेल से, और हिपैटिक सेल ही क्या रिलीज कर रहे हैं बच्चों, सेक्रीट बाइल जूस, और यह बाइल जूस जो है वो एक डक्ट के माध्यम से यहां पर पहुंच जाता है, कहां बेटा, गॉल ब्लैडर में, और गॉल ब्लैडर में जब पहुंचेगा तो आप कह सकते हैं कि ये जो होगा वो क्या होगा, हिपैटिक डक्ट, ठीक है। और ये हिपैटिक सेल से निकलने वाली जो यहाँ पर ये बाइल जूस को लेके नीचे आ रही है, ये इधर भी आएगी, इधर स्टोरेज और कंसंट्रेशन के लिए चली गई, इसे हम लोग बोलते हैं सेम हिपैटिक डक्ट, लीवर से निकलने वाली को हिपैटिक डक्ट। लेकिन आप जानते हैं गॉल ब्लैडर को भी समय समय पर देना पड़ेगा क्या, बाइल जूस, तो इसके लिए ये अपनी ओपनिंग को रखता है इस तरीके से, और इसे हम लोग बोलते हैं बच्चों सिस्टिक डक्ट, इसे हम लोग बोलते हैं क्या, सिस्टिक डक्ट। जैसा आप देख पा रहे हैं कि यहाँ हिपैटिक डक्ट और सिस्टिक डक्ट दोनों मिलके यहाँ कॉमन हो गई हैं, और कॉमन को हम लोग बोलने लगते हैं कॉमन बाइल डक्ट या कॉमन हिपैटिक डक्ट, तो यहाँ पर कॉमन बाइल डक्ट बोल दिया जाता है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं बच्चों, कॉमन बाइल डक्ट के अंदर ही, यहीं पर कॉमन बाइल डक्ट पे ही आके ओपन हो जाती है पैंक्रियाटिक डक्ट। अगर आपको देखना है तो आप इस तरीके से देख सकते हैं, यहां पर आगे चल के पैंक्रियाज मिल जाता है, और यहां पर पैंक्रियाज जो है वो रिलीज करता है पैंक्रियाटिक जूस। तो आप बताओ, यहां पर ये बाइल जूस ही लेके आ रहे हैं, यहां पर ये बाइल जूस ही लेके आ रहे हैं, कॉमन बाइल डक्ट भी बाइल जूस ही लेके आएगी, यहां पर जो पैंक्रियाज है वो यहां पर ला रहा है पैंक्रियाटिक डक्ट से, ये आ रहा है पैंक्रियाटिक डक्ट। और बच्चों पैंक्रियाटिक डक्ट से जो जूस आएगा उसका नाम होगा पीजे। तो आप बताओ, यहां पर पीजे आ जाएगा, और पैंक्रियाटिक डक्ट और बाइल डक्ट ये इस तरीके से यहां पर मिक्सअप होंगी, तो आप कहेंगे ये दोनों अब कॉमन हो गई हैं, और अब कॉमन होके ये ओपन होती हैं ड्यूडेनम में। कहां ओपन होती हैं, ड्यूडेनम में। तो आप बताओ, यहां पर अगर मैं बना दूं स्मॉल इंटेस्टाइन का ड्यूडेनम पार्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन का ड्यूडेनम पार्ट, तो आप यही कहेंगे कि सर ये ड्यूडेनम के अंदर ओपन हो रहा है और बीजे और पीजे दोनों वहीं मिल रहे हैं, तो ये एक कॉमन डक्ट आ रही है, जिसे हम लोग नाम क्या दे रहे हैं, देखिएगा कॉमन और हिपैटो, कॉमन हिपैटो, बाइल जूस लेके आ रही है तो इसलिए बोल रहे हैं बच्चों क्या, हिपैटो। और पैंक्रियाज से भी डक्ट आके मिल रही है, इसीलिए बोल रहे हैं क्या, पैंक्रियाटिक। तो कॉमन हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट, कॉमन हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट। बड़ा कॉमन सा मामला है क्या, कि यहां हिपैटिक डक्ट जो लीवर से निकलेगी, गॉल ब्लैडर से जो निकलेगी वो सिस्टिक डक्ट। तो आप बताओ, यहां पर हिपैटिक डक्ट और सिस्टिक डक्ट मिला के कॉमन बाइल डक्ट, क्योंकि दोनों बाइल जूस ले आ रही हैं। और जब ये कॉमन बाइल डक्ट और पैंक्रियाटिक डक्ट मिल जाएगी, तो आप कहेंगे इधर से ये कॉमन बाइल डक्ट, इधर से पैंक्रियाटिक डक्ट मिल गई, तो इसे हम लोग कॉमन हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट बोल देते हैं। और ये आके स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम पार्ट में खुलती है, और ड्यूडेनम जो है वो सी शेप्ड का पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का। और यहां पर जो ये स्फिंक्टर है, ये जो कॉमन हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट आके खुल रही है, ये ड्यूडेनम के अंदर एक स्फिंक्टर से खुलती है, जिसे हम लोग बोलते हैं स्फिंक्टर ऑफ ओडी, स्फिंक्टर ऑफ ओडी।
तो ये जरूर ध्यान रखिएगा कि जो कॉमन हेपेटोपैंक्रियाटिक डक्ट है वो ड्यूडेनम में ओपन होती है स्फिंक्टर ऑफ ओडी के माध्यम से। तो आपको पूरा का पूरा सिनेरियो क्लियर होना चाहिए कि लीवर जो है हेपेटिक डक्ट के थ्रू बाइल जूस को एक तो मेन स्ट्रीम में और दूसरा गॉल ब्लैडर में भेजता है, दोनों हेपेटिक डक्ट के थ्रू। सिस्टिक डक्ट के थ्रू जरूरत पड़ने पर आ जाता है ये, और यहां पर ये कॉमन बाइल डक्ट बना देता है। कॉमन बाइल डक्ट में पैंक्रियाटिक डक्ट मिल जाए तो फिर कॉमन हेपेटोपैंक्रियाटिक डक्ट बन जाता है, और इस तरीके से ड्यूडेनम के अंदर बाकी आगे का डाइजेशन होता है। लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन में अगर पहुंचा है तो यहां पर म्यूकोसा की जो ब्रश बॉर्डर लाइन है बेटा, वो सेल्स जो हैं वो भी रिलीज करती हैं कुछ सेक्रीशन, जिसे हम लोग कहते हैं इंटेस्टाइनल जूस। नेक्स्ट पार्ट हम लोग उसी के बारे में देखेंगे। तो आप सीक्वेंस जरूर याद रखिएगा कि भैया शुरुआत जो है वो सेलेवरी जूस से है, उसके वहां पर केवल 30% डाइजेशन है कार्बोहाइड्रेट का। उसके बाद सेलेवरी जूस के बाद नेक्स्ट आता है गैस्ट्रिक जूस, नेक्स्ट आता है बाइल जूस, नेक्स्ट आता है पैंक्रियाटिक जूस, और अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं बच्चों वो कौन सा पढ़ने जा रहे हैं, इंटेस्टाइनल जूस के बारे में। तो सबसे पहले आइए बात करते हैं यहां पर सबसे पहला इंटेस्टाइनल जूस। डाइजेशन पूरी तरह से आपको चीजें कंक्लूड हो जाएंगे अगर आप जूसेस को ध्यान से पढ़ेंगे। तो यहां पर इंटेस्टाइनल जूस के बारे में पढ़ रहे हैं, और इसे हम लोग बोलते हैं बेटा आईजे। क्या बोलेंगे, आईजे, पहली चीज। दूसरा, इसका ऑल्सो कॉल्ड एज, एक एक पॉइंट ध्यान सुनना, ऑल्सो कॉल्ड एज सक्कस इंटेरिकस, ऑल्सो कॉल्ड एज सक्कस इंटेरिकस, पहला पॉइंट यही है। दूसरा, यहां पर सेक्रीटेड बाई म्यूकोजल ब्रश बॉर्डर्ड सेल्स, सेक्रीटेड बाई, सेक्रीशन या सेक्रीटेड बाई किसके द्वारा, म्यूकोसल ब्रश बॉर्डर्ड, म्यूकोसल ब्रश बॉर्डर्ड सेल्स, म्यूकोसल ब्रश बॉर्डर्ड सेल्स। नेक्स्ट आइए, यहां पर जो एंजाइम होते हैं वो कौन कौन से होते हैं ये हमें देखना है। तो यहां पर ऑल्सो हैव एंजाइम्स, तो हैविंग एंजाइम्स, कौन कौन से एंजाइम हैं और उनका क्या काम है, हम लोग फटाफट देख लेते हैं कि कौन कौन से एंजाइम हैं और उनका क्या काम है। तो बताइए, यहां पर एंजाइम्स की अगर बात करें तो याद रखिएगा बेटा, सक्कस इंटेरिकस या आईजे या इंटेस्टाइनल जूस की खास बात क्या है पता है आपको, कि इट ऑलवेज एक्ट्स ऑन द एंड प्रोडक्ट्स ऑफ पीजे। तो यहां पर इट ऑलवेज, यहां पर ऑलवेज एक्ट ऑन एंड प्रोडक्ट्स ऑफ पैंक्रियाटिक जूस, पैंक्रियाटिक जूस के एंड प्रोडक्ट पर ही काम करेगा। मतलब पैंक्रियाटिक जूस के काम करने के बाद ही हमेशा इंटेस्टाइनल जूस काम करता है। तो हमने कहा क्या क्या एंजाइम रखेगा वो जरा बताया जाए। तो सबसे पहले अगर पूछें आपसे तो आप बताएं, यहां पर बेटा डाइपेप्टाइडेजेस, क्या रखेगा, डाइपेप्टाइडेजेस। ओके, नेक्स्ट आता है डाइसैकेराइडेज। देखिएगा कनेक्शन कैसा है, डाइसैकेराइडेज आपको याद भी नहीं करना पड़ेगा, डाइसैकेराइडेज। बोले सर डाइसैकेराइडेज में क्या कुछ नाम भी हैं क्या? हाँ, यहां पर जैसे नाम ले लेते हैं माल्टेज, जैसे नाम लेते हैं सुक्रेज, और सुक्रेज का ही एक नाम होता है इनवर्टेज, और एक नाम और बोलते हैं बच्चों लैक्टेज। क्या बोलते हैं? लैक्टेज। तो ये तीन पार्ट हो गए डाइसैकेराइडेजेस में। इसके अलावा अगर पूछा जाए तो और क्या हो सकता है, और किसकी, तो डाइपेप्टाइडेजेस हो गया, डाइसैकेराइडेजेस हो गया, माल्टेज, सुक्रेज, इनवर्टेज और लैक्टेज हो गया। इसके अलावा अगर पूछा जाए तो लाइपेजेस, एक तो क्या आएगा, लाइपेजेस। यहां पर बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा लाइपेजेस, और अगला आएगा न्यूक्लियोसाइडेजेस, न्यूक्लियोसाइडेजेस। तो याद रखिएगा न्यूक्लियोसाइडेजेस। आइए बात करते हैं फटाफट तेजी से। तो यहां पर अगर देखा जाए तो पहला डाइपेप्टाइडेजेस, दूसरा डाइसैकेराइडेजेस, तीसरा लाइपेजेस,
और इंटेस्टाइनल लाइपेजेस, और चौथा न्यूक्लियोसाइडेजेस। आइए बात करते हैं। इन्होंने कहा कि भाई एंड प्रोडक्ट ऑफ पीजे पर ही काम करेगा, तो आइए स्टार्टिंग कर देते हैं फटाफट। यहां पर अगर एंड प्रोडक्ट ऑफ पीजे की बात की जाए तो एंड प्रोडक्ट ऑफ पीजे में हमें क्या मिला था, डाइपेप्टाइड्स, यहां पर मिला था डाइपेप्टाइड्स पहला, दूसरा हमें मिला था डाइसैकेराइड्स, और डाइसैकेराइड्स की अगर बात करें तो यहां हमें माल्टोज भी मिला था, यहां हमें सुक्रोज भी मिला था, यहां हमें लैक्टोज भी मिल सकता है, और इसके अलावा तीसरे नंबर पे यहां पर हमें याद करिए मिला था डाई या फिर मोनोग्लिसराइड्स, डाई या फिर मोनोग्लिसराइड्स, और चौथे नंबर पे जो हमें ऑब्टेन हुआ था वो मिला था न्यूक्लियोटाइडेजेस, न्यूक्लियोटाइडेजेस बेसिक सॉरी न्यूक्लियोटाइड्स, क्या बोलेंगे, टाइडेजेस बोले तो एंजाइम हो जाएगा, न्यूक्लियोटाइड्स, क्या मिला था, न्यूक्लियोटाइड्स। ओके, तो हमने कहा कि भाई यहां पर अब एंड प्रोडक्ट ऑफ पीजे तो ये है, और इसी के ऊपर इसको काम करना है, तो आप नाम देखो ना, डाइपेप्टाइड्स के ऊपर काम करने वाला एंजाइम कौन होगा, बताइए आप जरा, डाइपेप्टाइडेजेस ही तो होगा, डाइपेप्टाइडेजेस। यहां डाइसैकेराइड्स के ऊपर काम करने वाला कौन होगा बच्चों, डाइसैकेराइडेजेस, बहुत आसान है। और यहां माल्टोज के ऊपर जो काम करेगा उसका नाम क्या होगा, माल्टेज। सुक्रोज के ऊपर जो काम करेगा उसका नाम क्या होगा, सुक्रोज, या फिर आप बोलिए क्या, इन्वर्टेज, सुक्रेज या फिर इन्वर्टेज। और यहां लैक्टोज के ऊपर जो काम करेगा उसे क्या बोलेंगे, लैक्टेज। और यहां डाई और मोनोग्लिसराइड के ऊपर जो काम करेगा उसे इंटेस्टाइनल लाइपेज। और न्यूक्लियोसाइड्स के ऊपर, न्यूक्लियोटाइड्स के ऊपर जो काम करेगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोटाइडेजेस। और न्यूक्लियोटाइडेजेस के बाद अब ये आ जाएगा किसमें, न्यूक्लियोसाइड्स में, जो कि कुछ थोड़ा बहुत आ चुका था पीजे में भी। और न्यूक्लियोसाइड्स के ऊपर लग जाएगा न्यूक्लियोसाइडेजेस, क्या लगेगा, न्यूक्लियोसाइडेजेस। तो यहां पर ये डाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा, और सिंपलर एब्जॉर्बेबल फॉर्म में क्या क्या आ जाएगा, देखिएगा यहां डाइपेप्टाइड्स अब टूट जाएंगी और सबसे अपने सिंपलर एब्जॉर्बेबल फॉर्म में आ चुकी होंगी, जो फॉर्म होगी एमिनो एसिड, सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म। डाइसैकेराइड्स जो हैं वो अब यहां पर आ चुके होंगे बेटा मोनोसैकेराइड्स में, कहां पर, मोनोसैकेराइड्स में। नेक्स्ट जैसे एग्जांपल यहां पर ये टूट चुका होगा ग्लूकोज और ग्लूकोज, ग्लूकोज और ग्लूकोज, और सुक्रोज टूट चुका होगा ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। और यहां पर लैक्टोज टूट चुका होगा ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। और डाई या मोनोग्लिसराइड जो है बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये टूट चुके होंगे सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में फैटी एसिड और ग्लिसरॉल्स, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल्स। और न्यूक्लियोटाइड्स जो है वो न्यूक्लियोसाइड्स में, और न्यूक्लियोसाइड्स जो है वो पेंटोज सुगर, यहां पर पेंटोज सुगर, क्या आएगा, पेंटोज सुगर। ध्यान सुनना, तीन कंपोनेंट होते हैं, अगर न्यूक्लियोटाइड है तब तो यहां पर तीन चीजें हैं भाई, क्या क्या, पेंटोज सुगर है प्लस फास्फोरिक एसिड है और प्लस यहां पर नाइट्रोजनस बेस है। लेकिन जैसे ही आपने यहां पर लगा दिया, अब ये न्यूक्लियोसाइड बचा, और न्यूक्लियोसाइड में केवल और केवल नाइट्रोजनस बेस और पेंटोज सुगर होगा। तो आप बताओ नाइट्रोजनस बेस और पेंटोज सुगर, तो यहां पर फास्फोरिक एसिड, फास्फोरिक एसिड हट गया भाई, ठीक है। नेक्स्ट आइएगा, यहां पर पेंटोज सुगर और साथ में कौन, यहां नाइट्रोजनस बेस, ये सब के सब अलग हो जाते हैं। तो पेंटोज सुगर, नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज सुगर, नाइट्रोजनस बेस, ये सब के सब जो हैं ये अलग हो जाते हैं। तो आप देख सकते हैं
पूरा का पूरा डाइजेशन, आप प्रोटीन लेके चले थे एमिनो एसिड तक पहुंच गए, आप कार्बोहाइड्रेट लेके चले थे ग्लूकोज तक पहुंच गए, आप लिपिड या फैट लेके चले थे फैटी एसिड ग्लिसरॉल तक पहुंच गए, आप न्यूक्लियोटाइड लेके या न्यूक्लिक एसिड लेके चले थे, आप पेंटोज शुगर नाइट्रोजनस बेस और फास्फोरिक एसिड तक पहुंच गए। और आप ये कह सकते हैं कि यहां पर ये सब के सब सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म होते हैं, सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म्स होते हैं। तो बच्चों हमने आपको अभी तक केवल एक कंक्लूजन के तौर ये है पूरा इंटेस्टाइनल जूस के बारे में, उसके एंजाइम के बारे में, वो कैसे फंक्शन करेगा डाइजेशन में और किसके ऊपर एक्ट करेगा ये बताया है। इसके अलावा यहां पर म्यूकस प्लस बाइकार्बोनेट आयन, म्यूकस और बाइकार्बोनेट आयन ये सेक्रीट बाय पैंक्रियाज, पैंक्रियाज के द्वारा भी। इसके अलावा अगर बोला जाए तो ये साथ के साथ स्टोमक के द्वारा भी, स्टोमक के द्वारा और पैंक्रियाज के द्वारा। और मेनली अगर बोला जाए तो ये पैंक्रियाज वाला सबसे ज्यादा काम आएगा भाई। तो आप कहेंगे कि ये जो पैंक्रियाज के द्वारा और साथ में यहां पर सब म्यूकोजल ग्लैंड, सब म्यूकोजल या फिर ड्यूडेनल ग्लैंड, ड्यूडेनल ग्लैंड जिसका नाम है आप सब जानते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल में मैंने आपको बताया था हिस्टोलॉजी में। यहां पर नाम है बच्चों, बहुत अच्छे से याद रखिएगा, ब्रूनर्स ग्लैंड। क्या बोलेंगे? ब्रूनर्स ग्लैंड। अच्छा, ब्रूनर्स ग्लैंड क्या कभी भी कोई एंजाइम रिलीज करेगी क्या? नहीं नहीं नहीं, यहां पर एंजाइम हमेशा यहां म्यूकोजल ब्रश बॉर्डर्ड सेल द्वारा रिलीज किए जाएंगे, जबकि ये क्या है? सब म्यूकोजल ग्लैंड है बच्चों, ड्यूडेनल ग्लैंड है, ब्रूनर्स ग्लैंड। और ये दोनों यहां पर हेल्प करते हैं, यहां पर हेल्प करते हैं। तो यहां पर हेल्प in protection of intestinal mucosa, intestinal mucosa from किस चीज से? हाईली एसिडिक मीडियम, हाईली एसिडिक मीडियम एक्सकोरिएशन से बचाते हैं। हाईली एसिडिक मीडियम मतलब HCl। आप बताओ स्टोमक से जो पार्ट आ रहा है भोजन वाला, जो वहां से आगे बढ़ रहा है, उसमें तो HCl होगा ही होगा भाई, और उसमें HCl होगा तो उससे बचाने के लिए इंटेस्टाइनल म्यूकोसा को ये म्यूकस और बाइकार्बोनेट की कोटिंग कर दी जाती है। और खास बात, इंटेस्टाइन बहुत कॉइल्ड पार्ट होता है बेटा, इसीलिए यहां पर गॉबलेट सेल जो है वो रिलीज करती है म्यूकस। गॉबलेट सेल्स जो है वो म्यूकस सेक्रीट करती हैं। तो म्यूकस होने की वजह से लुब्रिकेशन मिलता रहता है और आगे बढ़ता रहता है। तो हमने आपको जो सीक्वेंस पढ़ाया, अगर आप उस पर गौर करेंगे तो सबसे पहले अगर आपके पास फूड है, जरा देखिए फूड है, और फूड सबसे पहले गया बक्कल कैविटी में, और बक्कल कैविटी से फिर आगे पहुंचा और ये पहुंचा है स्टोमक में, और स्टोमक के बाद यहां पर ये पहुंचा है इंटेस्टाइन में, इंटेस्टाइन, और इंटेस्टाइन बोले तो स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक, अब देखिए यहां पर फूड में आपके कार्बोहाइड्रेट था, प्रोटीन था, फैट या लिपिड था, और क्या था बच्चों? यहां पर न्यूक्लिक एसिड था। यही कंपोनेंट लेके आप चले थे। अब क्या हुआ कि बक्कल कैविटी के अंदर आपको मिला सैलिवरी ग्लैंड, स्टोमक के अंदर आपको मिला गैस्ट्रिक ग्लैंड, यहीं पर आपको मिला लीवर, और यहीं पर आपको मिल गया इसी बीच में पैंक्रियाज, और यहां पर पैंक्रियाज, और यहां स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनल पार्ट में यहां पर मिल गया इंटेस्टाइनल ग्लैंड। क्या मिल गया? इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स। तो आप बताओ ये ग्लैंड्स मिल गया। आप देखो इतने में ही कैसे चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। आपने भोजन किया, खाना खाया, और उसके अंदर ये कंपोनेंट कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड थे। इन्हीं को सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में तोड़ना ही डाइजेशन कहलाता है, और वो तोड़ने को ही डाइजेशन कहेंगे, ब्रेकिंग को ही डाइजेशन कहेंगे। तो एंजाइम चाहिए, और एंजाइम कैसे क्या मिलेंगे उसके लिए पाथ ऑफ फूड, ये आप देख रहे हो, एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूं कि फूड जो है
अगर आप भोजन करते हैं तो सबसे पहले माउथ के बाद बक्कल या ओरल कैविटी, फिर फेरिंग्स जो कॉमन पैसेज है फूड और एयर का, और उसके बाद वो गलेट के बाद ईसोफेगस। रिकॉल करिए, ईसोफेगस से जे शेप्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें जो स्टोमक है, और गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्फिंक्टर से होते हुए देन कार्डियक पार्ट या कार्डियक स्फिंक्टर भी उसे कहते हैं, कार्डियक पार्ट, फंडिक पार्ट और पाइलोरिक पार्ट स्टोमक का, पाइलोरिक स्फिंक्टर आ जाएगा। फिर वो स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम में, फिर ड्यूडेनम के बाद इलियम और जेजनम, ड्यूडेनम, इलियम, जेजनम, मतलब ये 3 पार्ट होते हैं और सीक्वेंस होता है ड्यूडेनम, जेजनम, इलियम। तो सबसे पहले इलियम आई वाला नहीं होगा, ILEUM होगा। ILIUM क्या होता है? बोन होती है। तो ड्यूडेनम, जेजनम, इलियम ये सीक्वेंस होगा स्मॉल इंटेस्टाइन का, और इसके बाद जैसे ही लार्ज इंटेस्टाइन का पहला पार्ट आएगा वहां पर इलियोसिकल वॉल पाया जाएगा, और उसके थ्रू वो सीकम में, सीकम के बाद कॉलन में, कॉलन के 3 पार्ट असेंडिंग, ट्रांसवर्ट और डिसेंडिंग कॉलन, और उसके बाद वो रेक्टम में, रेक्टम के बाद एनस और एनाल चैम्बर और एनाल ओपनिंग। तो आप बताओ ये है पाथ ऑफ फूड। ओके, अब बात करते हैं बेटा, इस दौरान हमें जो डाइजेस्टिव एसोसिएटेड ग्लैंड मिलेंगी जो एंजाइम रिलीज करेंगी, वो सैलिवरी ग्लैंड बकल कैविटी में, मतलब आउटसाइड द बकल कैविटी होती है लेकिन सेक्रीशन इनसाइड द बकल कैविटी करती हैं। स्टोमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड, और फिर लीवर और पैंक्रियाज और इंटेस्टाइनल ग्लैंड। देखिए आप जरा, सबसे पहले यहां पर सैलिवरी जूस रिलीज होगा एसजे, फिर जीजे गैस्ट्रिक जूस रिलीज होगा, फिर यहां पर बीजे जिसमें कोई एंजाइम नहीं होता बाइल जूस रिलीज होगा, फिर पीजे पैंक्रियाटिक जूस रिलीज होगा, फिर आईजे या सक्कस इंटेरिकस इंटेस्टाइनल जूस रिलीज होगा। अब आप देखो सबसे पहले काम करता है एसजे, फिर जीजे, फिर पीजे, फिर पीजे और उसके ऊपर आईजे। और बच्चों यहां पर कौन से किसके अंदर कोई एंजाइम नहीं पाया जाता? बीजे के अंदर। अब आप देखो एसजे में सबसे पहले 30% डाइजेशन हो जाता है कार्बोहाइड्रेट का, बाकी कौन करता है? यहाँ पर पैंक्रियाटिक जूस करता है 70% है, यहाँ पर 70% कार्बोहाइड्रेट का, लेकिन ये पैंक्रियाटिक जूस करता कहाँ है? इन ड्यूडेनम ही करता है। और कॉमन हेपेटोपैंक्रियाटिक डक्ट जो ओपन होती है वो किससे? स्फिंक्टर का नाम बोल दो जल्दी से, स्फिंक्टर ऑफ ओडी। तो याद रखिएगा, इससे ज्यादा कुछ जरूरत नहीं है। फूड, उसके कंपोनेंट, पाथ ऑफ फूड और डाइजेस्टिव एसोसिएटेड ग्लैंड और उससे निकलने वाले जूसेस। तो ये 5 जूस आपको एसजे, जीजे, बीजे, पीजे, आईजे ये आपको ध्यान रखने हैं। इनके कंपोनेंट क्या होते हैं और एंजाइम्स जो है वो किसे डाइजेस्ट करते हैं। और फाइनली यहां पर सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में आ गया है अमीनो एसिड और ग्लूकोज या मोनोसैकेराइड, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर। और ये सिंपलर एब्जॉर्बेबल फॉर्म जो है वो एलिमेंट्री कैनाल की म्यूकोसा से होता हुआ अब डायरेक्ट एब्जॉर्ब हो जाएगा। पहली बार आ रहा है ब्लड में तो एब्जॉर्ब होकर ब्लड में जाएगा और ब्लड सर्कल। तो हमें अब डाइजेशन तो कंप्लीट हो गया क्योंकि कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड था उसको हमने सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब हमने डाइजेशन पूरा कंप्लीट कर दिया। अब डाइजेशन के बाद क्या आएगा? एब्जॉर्प्शन। लेकिन हम लोग डाइजेशन को एक बार अच्छे से पूरा सीक्वेंस वाइज देखेंगे, उसके बाद एब्जॉर्प्शन पढ़ेंगे और ये पूरा चैप्टर आपका इसी के साथ समाप्त हो जाएगा। फटाफट आप इन देखिए, डाइजेशन उसका सबसे अच्छा क्लियर होगा जो इस पार्ट ऑफ फूड को जो पहले वीडियो में हमने बता रखा है, और दूसरा ये 5 टाइप के जूसेज और इसके कंपोनेंट को बहुत अच्छे से पढ़ लेगा। उसके लिए डाइजेशन में कुछ बचेगा नहीं। एब्जॉर्प्शन बहुत सरल है बेटा। तो सबसे ज्यादा जोर जो है वो इसी बात पे होना चाहिए कि आपको पाथ ऑफ फूड क्लियर कर लीजिए, और दूसरा 5 टाइप के जूस और उनसे रिलेटेड जो ग्लैंड है उनके बारे में आपको अच्छे से ये 5 पॉइंट पता होने चाहिए। और डाइजेशन बड़े आराम से, मैंने वैसे डाइजेशन इनडायरेक्टली हर जगह पे पढ़ा दिया है, कंप्लीट भी कर दिया, लेकिन जो थोड़ा बहुत एक बार सीक्वेंसिंग कर देंगे, काइम के बारे में डिस्कस कर लेंगे, डिग्लूटिशन और स्वैलोइंग के बारे में डिस्कस कर लेंगे, मैकेनिकल और बायोकेमिकल डाइजेशन आपने देखा ही है तो उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। तो इसी के साथ डाइजेशन ये कंप्लीट हो जाए। लेकिन उसके पहले आप पाथ ऑफ फूड पूरा क्लियर करिए, अच्छे से याद करिए, और दूसरा 5 टाइप के एसोसिएटेड ग्लैंड से जूसेस। ओके, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू बेटा।